कथा कहानी किस्सा के मित्रों को नमस्कार। भूलना मानव स्वभाव है जो जरूरी भी है, लेकिन अगर ये नियंत्रण न रहे कि क्या भूलूं क्या याद करूं तो स्थिति गंभीर हो जाती है। आज की कहानी भी ऐसी ही समस्या पर आधारित है जो हमारे चारों तरफ दिखाई देती है। तो आइए सुनते हैं भानु प्रताप की कहानी ढलान के साथी। ये सब कुछ अचानक ही नहीं हुआ है। उसे लगता है कि माँ जैसे किसी हल्के से ढलान पर धीरे धीरे उतर रही थी। उतरते उतरते वो आज जहाँ आ गई हैं वहाँ बहुत बड़ा सा रेगिस्तान है। उनके पैरों के निशान और पीछे के रास्ते हवाओं ने मिटा दिए हैं। आगे जाने के लिए कोई मंजिल नहीं है और न ही भविष्य की तरफ जाता कोई रास्ता दिखाई दे रहा है। वो ऐसी जगह आ चुकी हैं जो एकदम बियाबान है और जहां वो खुद अपने साथ भी नहीं है। ढलान पर उनका साथ देते हुए उतरने वालों के अपने अपने रास्ते हैं, लेकिन माँ के लिए अब कुछ नजर नहीं आ रहा है। हमारी यादें, हमारे अनुभव ही तो भविष्य का आधार होते हैं, लेकिन जब यही ना रहें तब माँ एक ब्लैंक कैनवस की तरह होकर रह गई हैं। लेकिन ये सब अचानक ही नहीं हुआ है। माँ जीवट वाली महिला रही हैं, अपने ही नहीं दूसरे के परिवार का बोझ भी माँ ने उठाया था। छोटे से परिवार से आई माँ ने भरे पूरे परिवार की बहू बनने के बाद सभी जिम्मेदारियों को संभाल लिया था। क्या क्या नहीं देखा था माँ ने। रोज शराब पीकर घर आने वाला पति, सीमित आमदनी और परिवार के बढ़ते खर्चे, बीमार और बूढ़े सास ससुर की सेवा और भी न जाने क्या क्या। उसने जब से होश संभाला माँ को पूरे परिवार के केंद्र में खड़ा पाया। चारों तरफ उठ रहे बवंडर किचन में खड़ी माँ में समा जाते। वो पहाड़ की तरह देखी अनदेखी किसी भी विपत्ति से खुद को टकराने देती थीं। किसी भी मुसीबत में पूरा परिवार उनकी ही तरफ देखता था। किस बात का इलाज माँ के पास नहीं था। काम करते हुए हमेशा गुनगुनाते रहने वाली माँ को उसने कभी दुखी नहीं देखा था। मुस्कुराहट हमेशा उनके होठों पर रहती। चाहे पति की उपेक्षा हो या बुआ चाचा और बच्चों की मांगे, माँ को उसने खुश ही पाया था। उसे याद है जब कभी वो गुस्सा होती तो माँ उसे अपनी गोद में बैठा लेती। माँ अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली आगे कर देती, वो भी अपने हाथ की छोटी उंगली माँ की उंगली में फंसा देती। फिर शुरू होती जोर आजमाइश। माँ की उंगली सीधी हो जाती और वो जीत जाती। अक्सर वही जीतती थी, या ये कहें जिता दी जाती। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते और माँ को उसकी बात माननी पड़ती। लेकिन ये यादें अब उसके पास ही रह गई हैं। जिंदगी की ढलान में आगे बढ़ते हुए अगर यही याद ना रहे कि पीछे हम क्या छोड़ आए हैं, तो आगे के लिए कुछ नहीं बचता। शुरुआत 4-5 साल पहले ही हुई होगी। माँ कमरे में आती और फिर भूल जाती कि क्यों आई हैं। कुछ देर खड़ी रहती और फिर वापस चली जाती। माँ को अब काम की चीज़ों के नाम याद रखने में परेशानी होने लगी थी। किचन का क्या सामान आना है, क्या चीज़ खत्म हो गई है, इसका हिसाब किताब भी अब वो नहीं रख पा रही थी। एक समय था कि क्या मजाल कोई चीज़ अपनी जगह से हिल भी जाए, लेकिन अब सब बिखर रहा था। पुरानी बातें बहुत याद दिलाने पर ही उन्हें याद आती थीं, कभी कभी वो भी नहीं। गांव से आने वाले लोगों के नाम और उनके रिश्ते वो सब भूलने लगी थीं। घर पर अब माँ और पापा ही रह गए थे, लेकिन काम कठिन होते जा रहे थे। उसने माँ के पास बैठे हुए बहुत कुछ माँ से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। माँ लगातार उसकी आंखों में देखे जा रही थीं। माँ जिस तरह से देख रही थीं उससे कई तरह के अर्थ लगाए जा सकते थे। शायद वो ये कहना चाह रही थीं कि क्या बच्चों जैसी बात कर रही है। कभी लगता कि माँ उसकी बातों को तौल रही हैं और फिर कुछ कहेंगी। कभी आंखों में अविश्वास झलकता तो कभी अवसाद, कभी कुछ भी ना समझ पाने की विवशता। एक आदमी के चारों तरफ घूम रही व्यवस्था धीरे धीरे चरमरा गई। चीजों ने अपनी जगहें छोड़ना शुरू कर दिया और दिमाग ने यादें। दिमाग से स्मृतियां गुलाब के मुरझाते फूल की पंखड़ियों की तरह एक के बाद एक उड़ती जा रही थीं। ऐसा लगता था कि माँ के पास एक खाली कैनवस रह गया है। उसके पास सब कुछ है, लेकिन जहाँ से इस कैनवस पर चित्र बनने के निर्देश आने चाहिए
वो स्रोत ही शांत हो गया है या शायद खो गया है। लोगों के सामने माँ ने बोलना भी कम कर दिया था। शायद ये डर उन्हें लगने लगा था कि कहीं वो कुछ गलत न कह बैठें। उन्हें रिश्तेदारों के नाम याद दिलाने पड़ते थे। अपनी बात कहने के लिए उनके पास शब्द कम पड़ने लगे थे। बात बात पर अटकना, फिर शब्दों के लिए परेशान होना, ये उनके लिए ही नहीं, उनके करीबियों के लिए भी परेशानी का कारण था। उनकी परेशानियां सुलझ तो नहीं रही थीं, हमारी विवशता को ही बढ़ा रही थीं। लगातार मुस्कुराते रहने वाली माँ, गुनगुनाते रहने वाली जीवंत महिला अचानक चुप हो गई थी। शून्य में देखती माँ की निगाहों में अब कुछ नहीं दिखाई देता था। डॉक्टर ने उन्हें देखते ही कहा था कि आप लोगों को पहले ही आना चाहिए था। पहले भी किया तो कुछ नहीं जा सकता था, लेकिन शायद दवाई वगैरह से स्थिति को कुछ देर के लिए संभाल लेते। फिर शुरू हुआ जांच और इलाज का दौर। डॉक्टर एमआरआई और दूसरे तमाम टेस्ट की रिपोर्ट देखता, मस्तिष्क के आकार, बनावट और दूसरी बातें समझता, हमें समझाता, लेकिन सुधार होता हुआ दिखाई नहीं देता था। मेडिकल साइंस दिमाग की तस्वीर तो खींच लेता है, लेकिन दिमाग में उठ रही तरंगों का मतलब क्या है, ये वो नहीं समझा पाता। काले कागज पर सफेद रंग से बनी रहस्यमयी तस्वीरें, उजाले और अंधेरे के गड्ढ-मड्ढ पैटर्न। कई बार वो सोचती कि वो माँ के दिमाग में किसी तरह प्रवेश पा जाए, यादों और अनुभव के टूट गए तारों के जटिल जाल को फिर से जोड़ दे और हंसती मुस्कुराती माँ को फिर से वापस लौटा लाए। उसे अचानक एक दिन कुछ सूझा। वो माँ के पास जा बैठी। उसने माँ के हाथ की छोटी उंगली को अपनी छोटी उंगली में फंसा लिया। उसने हल्का सा जोर लगाया तो उसे लगा कि माँ की उंगली में भी कुछ हरकत हुई। उसने माँ की तरफ देखा। एक क्षण के लिए ही सही, उसे लगा कि माँ के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आई थी। उसने फिर से उंगली में जोर लगाया तो माँ की उंगली को भी सख्त पाया। खुशी से वो चिल्ला पड़ी, माँ का हाथ पकड़कर खिलखिलाने लगी। पर माँ की ये प्रतिक्रिया 1-2 सेकंड से अधिक नहीं रही। इसी साल शुरू में जाड़ों के किसी दिन माँ घर से निकल गई। करीब 1 घंटे बाद पापा को पता चला और ढूंढ शुरू हुई। पूरा शहर ढूंढ लिया गया, पर कुछ पता नहीं चला। रात को करीब 8 बजे पड़ोसी उनका हाथ पकड़कर वापस लाए। उन्होंने बताया कि मालवीय पार्क में माँ बैठी हुई थी। कोई उन्हें खाने के लिए भी कुछ दे गया था, जिसे उन्होंने छुआ भी नहीं था। जिस शहर में वो अपने पिछले 40 साल गुजार चुकी थी, वो अब एकदम अनजान बन गया था। जिन रास्तों से होकर वो हजारों बार गुजरी थीं, जिन रास्तों पर उनकी उंगली पकड़कर सबने चलना सीखा था, आज उनके लिए वो भूल भुलैया हो गए थे। वो माँ के पास बैठती, गप्पे लगाती, पुरानी बातें याद दिलाती, लेकिन उसे लगता कि सबका कोई मायने नहीं है। अड़ोसी पड़ोसी भी माँ को देखने आते। उनकी बातों और निगाहों में कौतूहल ज्यादा होता था। कुछ लोग तो मजाक भी करते। चाचा ने ही पापा से कहा कि अब तो आराम से 4 पैक तक पिए जा सकते हैं, भाभी कौन सा कुछ कह रही हैं। पापा ने जवाब में कहा कि कब तक किसी के कहने पर ही काम करूंगा, अब तो हमें अपना दिमाग लगाना ही होगा। सख्त लहजे में कही गई पापा की इस बात को सुनकर उस दिन चाचा भी सहम गए थे। कुछ दिनों की छुट्टी लेकर राकेश भी आया था। भाई बहन मिलकर माँ से बात करते, उन्हें गाने सुनाते, हलवा बनाने की जिद करते, लेकिन माँ खाली निगाहों से उन्हें घूरती रहती। हलवा बनाना माँ का प्रिय शौक था। बच्चों की जरा सी डिमांड हुई नहीं कि कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ जाती थी। पापा एक दिन अपनी शराब की बोतल निकाल कर ले आए। उन्होंने सोचा था माँ शायद गुस्सा दिखाएंगे, झल्लाएंगे, कुछ कहेंगे। पापा ने माँ का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं थोड़ा पी लूं। माँ के चेहरे पर कोई भी भाव न देखकर वो बोले, अच्छा नहीं पीऊंगा, बस एक बार मना कर दो। चुपचाप बैठी माँ को देखकर पापा की आंखों में आंसू आ गए। बोतल उठाकर वो चुपचाप बाहर चले गए। माँ भूख प्यास भी भूलने लगी थी। उन्हें कब खाना देना है और कब पानी, इसका ध्यान भी सभी को रखना था। डॉक्टर ने भी कहा था कि डिहाइड्रेशन हो सकता है, ध्यान रखना होगा। माँ के आगे बैठी वो आंखें बंद कर लेती और विचारों में डूब जाती। जो आदमी केवल जिस्मानी तौर पर जिंदा है, उसका क्या किया जाए। प्यार, मोहब्बत, गुस्सा, हंसी, खुशी, अच्छा बुरा, आंसू, किसी भी बात का कोई मान ही नहीं रहा। बुद्धि काम नहीं कर रही है तो क्या व्यक्ति मरे हुए के समान है। जब उसकी भावनाएं, विचार, गुस्सा, प्यार, घृणा करने की क्षमता ही खत्म हो जाए तो उसे क्या कहेंगे।
ऐसे आदमी का क्या किया जाए? दिमाग में सवाल उठता कि क्या विचारों और भावनाओं के बिना किसी व्यक्ति का कुछ महत्व है? शरीर तो शायद बिना भावनाओं या विचारों के हो सकता है, लेकिन क्या ये बिना देह के हो सकते हैं? उसे उम्मीद थी कि क्या पता मां का शरीर फिर से भावनाओं का झरना बहा दे। उसने पता नहीं क्या सोचकर अपनी छोटी उंगली में मां की उंगली फंसा दी। किसी भी तरह का प्रतिरोध उसे महसूस नहीं हुआ। उसने मां की उंगली को कसकर पकड़ लिया। मां को देखते हुए वो हल्के से हंसी और बोली, जिंदगी भर आपने ही मुझे राह दिखाई है, अब आपको मेरे हिसाब से चलना होगा। मां कुछ बोल नहीं रही थीं। दृढ़ता से मां का हाथ थामे बैठी वो मुस्कुराते हुए मां को देख रही थी। ढलान के साथी। अभी आप भानु प्रताप की ये कहानी सुन रहे थे। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।